हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मैं प्रियल आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे प्रियल मैम रीजनिंग के अंदर। बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे टाइम से मुझसे बोल रहे थे कि मैम आईबीपीएस क्लरिकल के लिए एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी लेके आओ। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो सच में लग रहा हो कि हाँ वो स्ट्रैटेजी भी है, और ऐसी चीज या फिर ऐसा तरीका जो सच में पॉसिबल हो, जो उसको पूरा करना हो। कहने को तो मैं बहुत सारी स्टडीज आपने देखी हुई होंगी और मैं बता भी सकती हूँ, जो इम्पॉसिबल सी हो, जिसको अचीव करना पॉसिबल ही ना हो, तो ऐसी स्ट्रेटेजी का कोई मतलब नहीं है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि क्या स्ट्रेटेजी हमें फॉलो करना चाहिए। एक्चुअली में हम लोग को टारगेट क्या रखना चाहिए आईबीपीएस क्लर्क को क्लियर करने के लिए। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश हमें किस तरीके से पढ़नी चाहिए, कितने कितने घंटे हमें देने चाहिए, और हमारा तरीका क्या होना चाहिए पढ़ने का। क्योंकि सबसे मेन जो हमारे इफेक्ट करता है स्टडीज को, हमारे मार्क्स को, वो तरीका करता है हम किस तरीके से उस चीज को पढ़ रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक सटीक स्ट्रेटेजी लेके आ रही हूँ। ये स्ट्रेटेजी मैं अब क्यों लेके आई, स्टार्टिंग में क्यों नहीं लेके आई, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है कि हर बच्चा इन्वॉल्व होता है। हर बच्चा मतलब कि वो ना घोड़े गधे सब रेस में दौड़ रहे हैं, वो वाला हिसाब था। लेकिन अब जो है आईबीपीएस क्लरिकल के फॉर्म फिल होना बंद हो चुके हैं। इसका मतलब अब वही जेन्युइन बच्चे हैं जो सच में एग्जाम देने जा रहे हैं और सच में चाहते हैं कि उनका आईबीपीएस क्लर्क क्लियर हो जाए। तो स्ट्रेटेजी थोड़ा सीरियस है, इसलिए आप चाहूंगी थोड़ा सीरियस होकर इस वीडियो को देखें। ठीक है, अगर टाइम पास करना है तो टाइम पास के लिए आप लोगों के लिए वीडियो नहीं है। बहुत हर एक लाइन को समझिएगा किस तरीके से मैं बोल रही हूँ। और मैं ये भी नहीं बोलूँगी कट ऑफ बहुत लो जाती है तो आपका आसानी से हो जाएगा, बिल्कुल नहीं है। आसानी से ऐसी चीज मिल जाए इतनी जल्दी, वो तो इस दुनिया में एग्जिस्ट करती नहीं है। बहुत मेहनत लगेगी और बहुत कट ऑफ भी हाई जाती है इसकी। तो बात करते हैं इसकी स्टार्टिंग से ही। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, इस वीडियो के लास्ट में आपको खुद को पता चलेगा कि कितने मार्क्स हमें 100 में से लेके आना है, जिससे कि हम आईबीपीएस क्लर्क के प्रीलिम्स को क्लियर कर ले। स्ट्रेटेजी केवल आपकी प्रीलिम्स की है, मेंस की स्ट्रेटेजी आपको अलग से बताऊंगी मैं। सबसे पहले आपको पता है कि 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है मुझे को 3 सब्जेक्ट्स आते हैं। ये तो ये और ये आपका 35 मार्क्स के होते हैं, 30 मार्क्स के होते हैं। फॉर्म फिलअप किया है तो इतना सोच के फिलअप किया हो कि भाई इसमें होता क्या क्या। 3 सब्जेक्ट है, 35, 30 एंड 35। ये है, और टोटल मिला के आपके पास 60 मिनट्स मिलते हैं। यानी कि 60 मिनट में आपको पेपर पूरा करना पड़ता है। इसके अलावा इसको करने के लिए आपको मिलेंगे 20 मिनट्स, इसको करने के लिए मिलेंगे 20 मिनट्स, इसको करने के मिलेंगे आपको 20 मिनट्स। यानी कि सेक्शनल टाइमिंग होता है। हर एक सेक्शन को करने के लिए हमें 20 मिनट्स मिलते हैं, और उसी समय में हमें उस पेपर को पूरा भी करना पड़ता है। और ओवरऑल मिला के आपको 1 घंटे का समय मिलता है इस पेपर को कंप्लीट करने के लिए। अब बात करें कट ऑफ की, कट ऑफ का ट्रेंड क्या रहा है। तो पहले बात करूँ 2020 की। 2020 में कट ऑफ क्या रही थी, मैं कुछ मेजर स्टेट्स के बारे में बात करूंगी जिनकी कट ऑफ हाई जाती है, या फिर ज़्यादातर बच्चे इन्हीं स्टेट से अप्लाई करते हैं। ऐसा होता है, ट्रेंड माना गया है कि ज़्यादातर जो ज़्यादा पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स जो रहते हैं वो नॉर्दर्न स्टेट्स के रहते हैं ज़्यादातर। ऐसा नहीं है कि साउथ वाले पढ़ाई नहीं करते हैं, वेस्ट वाले, ईस्ट वाले। मेजरली देखा गया है जिनको गवर्नमेंट जॉब्स का क्रेज रहता है वो ज़्यादातर नॉर्थर्न स्टेट्स के रहते हैं। तो मैंने 2 या 3 स्टेट्स लेके चल रही हूँ जिनकी कट ऑफ हाई भी जाती है और ज़्यादातर बच्चे अप्लाई भी करते हैं वहां से। ठीक है, और बाकी की कट ऑफ इनसे कम ही जाएगी, तो आप आराम से अचीव कर पाएंगे इस चीज़ को। यूपी कट ऑफ गए 2020 के अंदर 73 है, राजस्थान गई थी 78। देखिएगा 78 कट ऑफ गई थी राजस्थान से, और 73 गई थी आपकी यूपी से। कहाँ पे कितने में से 100 में से नंबर गए हैं। इसके बाद देखिए आप 2019 में देखिए, यूपी गई 68। ठीक है, उसके राजस्थान गई 71, और बिहार गई 65, थोड़ा सा कम हुआ। उसके बाद अगर आप देखेंगे 2018 के अंदर यूपी गई 74, राजस्थान की गई 73, बिहार की गई 73.50। उसके बाद बात करेंगे आप 2017 की, यूपी गई 76, राजस्थान की गई 73, बिहार की गई 74। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे 2016 की, यूपी गई 67, राजस्थान की 66 एंड बिहार के 67.50। कट ऑफ का ट्रेंड आपने देखा तो क्या पता चला आपको, उल्ट रिवर्स चलते हैं हम लोग। 16 की देखिए, यूपी गई 67, राजस्थान गई 66। यहाँ पे यूपी की ज्यादा कट ऑफ है, 1 नंबर का ही फर्क है, राजस्थान की कम है। यानी कि ये मान सकते हो कि तीनों की ऑलमोस्ट बराबर कट ऑफ है। 16 में तीनों की बराबर कट ऑफ गई थी, ऑलमोस्ट बराबर ही मान सकते हैं इसको हम। उसके बाद क्या हुआ, यूपी कट ऑफ हाई गई 76 से ली गई, राजस्थान की 73 गई, थोड़ा सा बड़ी, बिहार की 74। यानी कि अप्रोक्सीमेटली आप देखोगे अभी भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बराबर की स्टेट में, ज्यादा कोई ज्यादा फर्क नहीं है, 2-3 नंबर का फर्क पड़ता है। लेकिन फिर भी 70 से प्लस के आसपास की मार्क्स है इसके। फिर 18 में देखिए, यूपी 74 है, राजस्थान 73 है, बिहार 73 है। पिछले वाले कट ऑफ में 17 में 18 में ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम ही कट ऑफ गई है। देखिए सेम गई है, देखो यूपी 74 थी, यहाँ 76 है, ज्यादा वेरिएशन नहीं पड़ा, 2 नंबर का वेरिएशन, ज्यादा वेरिएशन नहीं माना जाता 1 साल के गैप के बाद। ठीक है, उसके बाद देखिए 19 के अंदर देखिए यूपी 68 चली गई, यानी कि 70 से कम हो गया,
राजस्थान 71 हो गई, बिहार 65 हो गई और कम हो गई। यहाँ पे हम 70 पे पहुंच चुके हैं। उससे पहले देखिए आप 2020 के अंदर जो लास्ट ईयर की बात करेंगे तो यूपी में गई 73 और राजस्थान में गई 78, यानी कि राजस्थान में 78.35 गई। क्यों गई बताए आपको? क्यों गई? क्योंकि इससे पहले देखिए, इससे पहले राजस्थान में 71 कट ऑफ गई, तो बच्चों को आशा लगी कि भाई भर देना चाहिए फॉर्म राजस्थान से, तो बहुत सारे बच्चों ने राजस्थान से फॉर्म भर दिया और राजस्थान से मैक्सिमम बच्चों ने फॉर्म अप्लाई कर दिया, तो कट ऑफ हाई चली गई। ये देखा ही गया, हर बार की बात है, ऐसे कोई नई बात नहीं। अब इन सभी ट्रेंड से, ये मैंने आपको कट ऑफ अलग अलग स्टेट की क्यों बताई, अलग अलग सालों की कट ऑफ क्यों बताइए, 17 से लेकर 2020 तक की, जिससे कि आपको आइडिया लगे कि कट ऑफ किस हिसाब से जाती है। कट ऑफ का जाना, बढ़ना और कम होना कोई एक फिक्स पैटर्न नहीं होता है कभी भी। एवरेज देखा गया है कि हाँ भाई उसके लगभग लगभग पास जा सकती है, +5 -5 के आसपास रहता है, लेकिन एग्जैक्ट वेरिएशंस हम नहीं बता सकते। तो आपको मैं सजेस्ट ये करूंगी कि आपको तैयारी किस हिसाब से करनी चाहिए। अब तैयारी का हिसाब भी तो कुछ होना चाहिए, तैयारी कैसे करो आप? तो आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि आपको मान के ये चलना है, अगर आप ऐसे की स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं जहां कट ऑफ हाई ही जाती है, हाई का मतलब क्या है, 70 के आसपास कट ऑफ जा रही है, इसका मतलब हाई कट ऑफ ही मानी जाती है उसको। 100 में 70 मार्क्स नंबर लेके ना हाई माने जाते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि आपको तैयारी करनी है 75+ मार्क्स, ये आपका टारगेट होना ही चाहिए। 75 से ऊपर मार्क्स की आपको तैयारी करनी ही चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। इसको अचीव करना भी आसान नहीं होगा, इसके लिए हमें बहुत 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 मेहनत चाहिए होगी, क्योंकि 75 मार्क्स लेके आना 100 में से एक आम बात नहीं हो सकती है। 75 से ऊपर ही लेके आना है, हमें कम नहीं लेके आना है। 75 से 80 के बीच की आप बात करेंगे कि भाई इतनी कट ऑफ हमें चाहिए चाहिए, और मैं तो ये बोलूंगी 80 का टारगेट करो। इतना भी मत कीजिए, टारगेट कीजिए आप कितना, 80 के आसपास का टारगेट कीजिए कि भाई इतने हमें अचीव करना है। तो आज से आपका गोल क्या होना चाहिए क्लरिकल के लिए, कि आपको 100 में से 80 नंबर लेके आने हैं। अब 80 नंबर लेके आने के लिए आपको किस तरीके से बढ़ना है, अब ये सुनिएगा। आपको रीजनिंग में लेके आना 35 मार्क्स, ये फिक्स है। आपको रीजनिंग में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और सही सही अटेम्प्ट करने हैं, 35 मार्क्स लेके आना है। मैथ्स में आपको मार्क्स लेके आना है 28-30 के बीच में या इससे ऊपर, ये मिनिमम मार्क्स हैं। 28 से 30 के बीच में लेके आना है, इससे ऊपर लेके आना है। और आप सोचे मैम अचीव हो पाएंगे? हो पाएंगे, होते हैं, बच्चे लेके आते हैं जो पढ़ाई करते हैं। और इंग्लिश में आप 15 से ऊपर मार्क्स लेके आना है। मैंने इंग्लिश पे फोकस इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि इंग्लिश को इम्प्रूव करना, जल्दी इम्प्रूव करना थोड़ा टफ रहता है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप आराम से लेके आ पाएंगे, अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो इंग्लिश इतनी जल्दी इम्प्रूव नहीं होती है। बस ये है कि हम इसमें पास, अगर हम रेगुलरली स्टडीज करेंगे तो 15 नंबर लेके आ पाएंगे। लेकिन अगर आप चाहो कि एक हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर कि आपकी इंग्लिश में इतने नंबर आ जाए, 30 नंबर आ जाए, तो पॉसिबल नहीं है। 30 मार्क्स लेके आना पॉसिबल नहीं है इंग्लिश के अंदर, लेकिन इतना जरूरी है, अगर आप रेगुलरली स्टडीज करते हैं तो 15 नंबर आप आराम से अचीव कर सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी सी भी नॉर्मल है, यानी कि आपको बेसिक आता है थोड़ा बहुत, तो आराम से 20+ स्कोर कर सकते हैं, इजीली स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि क्लरिकल में इंग्लिश का पेपर बहुत ही आसान आता है। एक्चुअली पेपर तीनों ही आसान आते हैं, केवल वे ऑफ, मतलब अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस आपका एग्जैक्टली होना चाहिए। अब इनको स्कोर कैसे किया जाए? मैंने बोल दिया, भाई 30 नंबर ले आओ, 35 नंबर ले आओ। भाई बोलना तो बहुत आसान है, आप बोल सकते हो, मैडम लेके आके दिखाओ, बोलते भी हैं, खुद के तो आते नहीं है, हमें पता नहीं चली है। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स मैंने कभी कभी देखे हैं। भाई दो पहली बात बता दूं मैं आप लोगों कि मैं खुद भी बैंकिंग सेक्टर के अंदर हूँ, और मैं जिस फेज में आप हो वहां से निकल के ही मैं वहां पे आई हूँ। दूसरी बात यह है कि मैंने खुद ने इतने नंबर स्कोर किए हैं, उसके बाद मैं जॉब लगी हूँ। मुझे भी नौकरी फ्री में नहीं मिली है बच्चे, मुझे भी नौकरी फ्री में नहीं मिली है। इसका मतलब मैंने इतना स्कोर किया होगा, तब जाके आज मैं यहाँ पे स्टैंड कर रही हूँ, खड़ी होके आपको एडवाइस कर रही हूँ। तो जो मैं बोल रही हूँ वो सच है और उसको आपको मानना चाहिए, अगर आप अपना भविष्य अच्छा और उज्जवल चाहते हैं तो, और एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो बात करेंगे मैथ्स की सबसे पहले, कि मैथ्स में हमें कैसे बढ़ना चाहिए, क्या स्कोर, या फिर किस तरीके से हमें काम करना चाहिए। पहली बात, जो बच्चे भागते अर्थमेटिक के पीछे, भागना बंद कर दो। दूसरी बात, जो बच्चे भागते सिलेबस खत्म करने के लिए पीछे, भागना बंद कर दीजिए। क्योंकि सिलेबस फिनिश होने का मतलब ये नहीं होता कि आपने एग्जाम क्रैक कर लिया। सबसे बड़ी बात ये होती है, सिलेबस फिनिश करने का अलग स्ट्रेटेजी होती है, अलग काम होता है, और हमें स्कोर करने का अलग काम होता है। ठीक है, हमें किस हिसाब से पढ़ना है, हमें पहले इन 3 टॉपिक्स पे कमांड करनी है। किस पे? सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीरीज। आपको रोजाना, आज से आप करना स्टार्ट कर दीजिए, रोजाना आपको कम से कम नहीं तो 20 क्वेश्चंस रेगुलरली अटेम्प्ट करने हैं। इसके 10 मान लीजिए,
इसके 10, इन दोनों के 20-20 क्वेश्चन आपको रोजाना अटेम्प्ट करने हैं, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक, रोजाना डेली अटेम्प्ट कर लिए। मान लीजिए आप 30 दिन अगर आप 20 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करते हो डेली के बेसिस पे, तो भी आपके 600 सवाल होते हैं। अगर आप किसी एक टॉपिक से 600 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है, और इससे आपकी चीजें इंप्रूव होती हैं। कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि हमें सिंप्लीफिकेशन आता है, हमसे सॉल्व हो गया। सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे हर एक बच्चा कर सकता है सॉल्व, क्योंकि क्वेश्चन इतने आसान होते हैं, पर टाइमिंग का इशू है। जिस सवाल में आपको चाहिए 5 सेकंड, उस सवाल में अगर लगा रहे हो आप 10 सेकंड, तो आपका पढ़ना बेकार है, पढ़ाई करना छोड़ दीजिए। ठीक है, जिस सवाल में लगना चाहिए आपको 10 सेकंड, आप लगाने 30 सेकंड, आपको पढ़ना बेकार है, मत पढ़िए, छोड़ दीजिए पढ़ाई, क्योंकि ऐसे बैंकिंग का एग्जाम नहीं निकलने वाला है आप। ठीक है, तो आपको इसमें कमांड करनी है। आने का मतलब क्या नहीं है कि भाई आ गया, आपको स्पीड भी चाहिए, उसके लिए आपको रोजाना, चाहे आपका मन हो या ना हो, रोजाना करना है कम से कम ये कुछ चीजें, जिससे कि आपके यहाँ पे 15 क्वेश्चन आए, कम से कम है 15 क्वेश्चन मिनिमम है, और आप 15 नंबर को ही लेके आने हैं आपको। एक सिंगल क्वेश्चन मुझे सुनना ही नहीं है कि मुझसे नहीं हुआ, करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, नौकरी चाहिए तो। पहली चीज। सेकेंड है डीआई, 10 क्वेश्चन डीआई के आने ही आने हैं, इससे ऊपर ही आएंगे, इससे कम नहीं आएंगे, ऊपर ही आएंगे। और डीआई मेनली कैसी आती है, सिंगल वाली, सिंगल में सिंगल बायोग्राफ आ जाएगा, सिंगल पाई चार्ट आ जाएगा, सिंगल टेबुलर फॉर्म आ जाएगी, मतलब सिंगल सिंगल की आती है, ज्यादा टफ नहीं आती है डीआई। तो इसको आपको करना है, मैंने मिनिमम लिखा है कि आपको 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने 10 में से, लेकिन कोशिश करनी है आपको 10 में 10 अटेम्प्ट कर पाओ आप लोग। बहुत आसान आती है डीआई, आपको बेसिक अगर डीआई आता है, कैलकुलेशन करनी आती है अगर आपको, तो आप डीआई आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो इसके। तो आपको 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने मिनिमम इसके अंदर, इससे ऊपर ही करने जितने भी क्वेश्चन आते हैं, पर मिनिमम बता रही हूँ मैं, 10 में से 8 तो करने ही करने हैं। फिर बात करेंगे अर्थमेटिक। अर्थमेटिक के 10 सवाल आएंगे। अब सोचिए, कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि अर्थमेटिक नहीं पढ़ते बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अब देखिए, अर्थमेटिक पूरे चैप्टर मतलब 35 मार्क्स में से अर्थमेटिक आ रही है, ये तो 10 नंबर तो मैंने बहुत बोल दिए हैं, 10 नंबर की तो आती नहीं है, 8 नंबर पे रुक जाती है अर्थमेटिक, लेकिन फिर भी मैंने माना कि ज्यादा से ज्यादा खींच लीजिए, 10 नंबर आएंगे। सोचो, 10 से 12 चैप्टर पढ़ने के बाद, 10 से 12 चैप्टर पढ़ने के बाद आपके सिर्फ 10 सवाल आ रहे हैं, यानी कि एक चैप्टर से एक सवाल। आप एक चैप्टर के 50, 100, 200 सवाल करोगे, वहां से सिर्फ एक सवाल आपसे पूछा जाएगा, कैसा लगेगा? आप बुरा लगेगा ना। और जबकि यहाँ यहाँ टॉपिक है कि आपको सिंप्लीफिकेशन पढ़ना है, और सिंप्लीफिकेशन एक बार टॉपिक पढ़ने के बाद आप 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। सोचिए क्या आसान है, ये या ये आसान हुआ ना। एक चीज पढ़ने के बाद आपको 10 क्वेश्चंस मिल रहे हो, यहाँ पे 10 चीज पढ़ने के बाद केवल एक सवाल मिलेगा, एक सवाल, वो भी आए ना आए कोई जरूरी नहीं है, जो चैप्टर आपने पढ़ा हो। तो इसलिए अर्थमेटिक का फोकस करना है, पर उतना नहीं जितना आप कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा दबाइए, इनको बढ़ाइए, तब स्कोर होगा आपका। इनको उठाइए, इनको थोड़ा दबाइए। आपको करना है पहले इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करने। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मतलब रेशियो, परसेंटेज, एवरेज, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, इन चैप्टर से फोकस करिए। जब इन चैप्टर्स पे, इन 4 से 5 चैप्टर्स पे कमांड हो जाए, तब बढ़िए आगे की तरफ। इस तरीके से आपको अचीव करना है। यही स्ट्रेटेजी आपके मैथ्स के लिए होनी ही चाहिए, आपको यही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। अभी मैं आपको एक और वीडियो लेके आऊंगी, इसमें बताऊंगी कौन से पोर्शन में आपको कितना समय देना चाहिए, यानी कि सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन कितने टाइम में होना चाहिए, नंबर सीरीज का एक क्वेश्चन कितने टाइम में होना चाहिए, ये चीजें मैटर करती है, ये भी बताऊंगी मैं आप लोगों को आगे धीरे धीरे करके। ठीक है, अब बात करें रीजनिंग की। रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में तो आपको 35 में 35 नंबर लेके आने हैं, और ये लेके आना बहुत आसान है। फंडा सिर्फ 2 ही अपनाने हैं आपको। पहला फंडा, आपको हर चैप्टर से, हर चैप्टर मतलब ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, कोडिंग डिकोडिंग, स्लॉगिज्म और अल्फाबेट सीरीज, ये 5 चैप्टर ये शायद रीजनिंग के अंदर। उन 5 चैप्टर से आपको डेली बेसिस पे कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। डेली अटेम्प्ट करना है, आपको आता हो, आपको नहीं आता हो, आपको मन नहीं हो, आपका बोर हो रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको रोजाना, जिस दिन तक एग्जाम नहीं हो जाता उस दिन तक आपको अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट का तरीका क्या होना चाहिए, आपको मान लीजिए आप ब्लड रिलेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, 15 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। आप लगाइए टाइमर, सबके पास फोन है, सबके पास टाइमर है होता है, उस फोन में टाइमर लगाइए 10 मिनट्स का। कितने का? 10 मिनट्स का। और सवाल लीजिए 15 क्वेश्चन कम से कम, और सॉल्व कीजिए 10 मिनट्स के अंदर। 10 मिनट में 15 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। स्पीड यूं इंप्रूव होगी। पहले दिन टास्क पूरा नहीं होगा, दूसरे दिन नहीं होगा, तीसरे दिन नहीं होगा, चौथे दिन नहीं होगा, 5वें दिन नहीं होगा, छठे दिन होगा, फिर 7वें दिन होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि
धीरे धीरे अगर आप देखोगे कि आपके अंदर 1 महीने के अंदर आपका इतना अच्छा इंप्रूवमेंट हो गया कि आप टाइमर के साथ चीज़ों को डील कर पा रहे हैं। यही काम आपको पजल्स में करना है। आपको टाइमर सेट करना, आप 5 पजल उठा लीजिए, 5 पजल्स आपने उठाई, टाइमर सेट कीजिए, मुझे 1 घंटे में 5 पजल सॉल्व करनी है। अगर आपने अचीव कर तो अच्छी बात है, नहीं अचीव कर तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट डे वापस टाइमर लगाइए, वापस सॉल्व कीजिए। डेली बेसिस आपको 5 पजल सॉल्व करना है। पहले 5 पजलों को सॉल्व करने के लिए आप 1 घंटा लीजिए, फिर आप 40 मिनट्स लीजिए, फिर आप 30 मिनट्स लीजिए, फिर आप एक पजल के लिए 3 मिनट्स के अकॉर्डिंग आप टाइमर सेट कीजिए। यानी कि अगर एक पजल को आप 3 मिनट्स में सॉल्व करते हो तो यानी कि 5 पजल्स को 15 मिनट्स में सॉल्व करना है। तो 1 घंटे से लेके आके आपको समय वो रिड्यूस करना है 15 मिनट्स पे। और ये कैसे रिड्यूस होगा? डेली पजल्स को सॉल्व करने से, अलग अलग एंगल से सॉल्व करने से, उसमें घुसने से कि भाई ये पजल सॉल्व क्यों नहीं हो रही है, कहाँ से मुझे शुरुआत करनी चाहिए, क्या फंडा मुझे अपनाना चाहिए, कैसे मैं बिठाऊं इन लोगों को कि पजल जल्दी सॉल्व हो जाए। तो इस स्ट्रेटेजी से आपको काम करना है, इसको भी बराबर इंपॉर्टेंस देनी है और इसको भी बराबर इंपॉर्टेंस देनी है। दोनों को एक साथ लेके चलना है, तब जाके आपको 35 में 35 मार्क्स स्कोर कर पाओगे आप, क्योंकि रीजनिंग में तो फुल मार्क्स स्कोर करना ही है, एट एनी हाउ करना ही है। नेक्स्ट चीज है आपकी इंग्लिश की। इंग्लिश बहुत रोते हो आप लोग, इंग्लिश नहीं होती। इंग्लिश का मैंने आपको एक ही फंडा बताया हुआ है। पहली बात है रीडिंग, रीडिंग में फोकस करिए, क्योंकि रीडिंग में 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 में से अगर आप 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हो तो बहुत है आप लोगों के लिए। एरर से कम 5 सवाल आएंगे, 5 में से आपको 4 अटेम्प्ट करना है। और इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन आते हैं वहां से कम अगर 3-4 भी अटेम्प्ट करते हो तो भी बहुत है आप लोगों के लिए। यानी कि मेजर जो पोर्शन आपको अटेम्प्ट करना है, जो सोचना है, वो है रीडिंग पे ध्यान देना है और दूसरा एरर्स पे ध्यान देना है। एरर के लिए मैंने आपको बुक बताई हुई है नीतू सिंह की और एसपी बख्शी की, इनको कंबाइन करके पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ग्रामर को अपने आप आपका इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा, ये बहुत इजीली इंप्रूव होगा आप लोगों का। सेकेंडली रीडिंग के लिए मैंने बताया हुआ है प्रीवियस ईयर की किताब को सॉल्व कीजिए, यानी कि जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन्हीं को अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि आईपीएस क्लरिकल के अंदर जो एग्जाम होता है उसमें इंग्लिश का जो पैराग्राफ होता है बहुत आसान पैराग्राफ होता है, यानी कि स्टोरी बेस्ड पैराग्राफ होता है, और स्टोरी बेस्ड पैराग्राफ को सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे वहां से तो आपको आसानी से समझ में भी आएगा और आपसे आपको पता चलेगा कि हाँ भाई एग्जैक्टली पेपर क्या हो रहा है। आप क्या करते हो, द हिंदू अखबार उठा लेते हो, पढ़ना शुरू करते हो। भाई अगर आप द हिंदू ही पढ़ना था तो इंग्लिश से डरते क्यों हैं? क्योंकि द हिंदू तो वो लोग पढ़ते हैं, मतलब मैं भी अगर द हिंदू पढ़ूँ ना तो मुझे भी 1000 बार सोचना पड़ेगा पढ़ क्या रही हूँ मैं, और आपको तो अंग्रेजी और ही कमजोर है आपकी, और आप द हिंदू पढ़ने चले हैं। अगर आप कमजोर हिंदी के बाद आप द हिंदू पढ़ते हैं तो आपसे बड़ा छोड़ो कोई नहीं है, समझ गए ना, डैश 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 कोई नहीं है। तो ऐसी बातें नहीं करा करो। आपको पढ़ना चाहिए क्या, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, वही पैराग्राफ को सॉल्व कीजिए, क्योंकि जब तक आपको स्टोरी लाइन बनाना नहीं आएगा, अभी पैराग्राफ में चल क्या रहा है वो समझ में नहीं आएगा, तब तक आपको कितनी भी रीडिंग कर लीजिए फर्क नहीं पड़ना चाहिए पड़ेगा, मतलब अब कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा, चाहे आप 10 घंटे पढ़ लो, कोई इंप्रूवमेंट नहीं, निल इफेक्ट। ठीक है, तो स्टोरी दिमाग में स्टोरीज बनाना स्टार्ट कीजिए उसमें। तो ये पूरी स्ट्रैटेजी थी आपको किसकी, मैथ्स की, रीजनिंग की और इंग्लिश की। बहुत स्कोर करना बहुत ही आसान है बच्चे, बहुत ही आसान है, केवल एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ आपको काम करना है, कुछ नहीं करना। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा गाइडेंस कर देती हूँ। एक बैच मैंने स्टार्ट किया है, यही इसलिए मैंने आपको बैच भी स्टार्ट किया है, ये बैंकिंग स्पेशल बैच है, बैंकिंग स्पेशल बैच स्टार्ट किया है मैंने, रीजनिंग का प्लस मैथ्स का कंबाइन बैच है। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ये बैच आपको प्राधित एप्लीकेशन में मिलेगा, प्राधित एप्लीकेशन पे आपको ये बैच मिल जाएगा, आप इसको परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी कि कम से कम 2500 क्वेश्चंस आपके मिक्स्ड क्वेश्चंस करा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अलग से मिल रहे हैं, डीआई पर प्लस पजल की क्लासेस आपको अलग से अवेलेबल रहेंगी, अर्थमेटिक आपको अलग से अवेलेबल रहेगा, रीजनिंग आपको अलग से अवेलेबल रहेगा, यानी कि एक ऑल इन वन कंबाइंड बैच है ये, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं प्राधित एप्लीकेशन के पैसे, और बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे अवेलेबल, यानी कि जितने अगर आप किताबें खरीदने जाओगे ना, किताबें आपको महंगी पड़ेंगी, ये बैच सस्ता पड़ेगा। तो आप ये परचेज कर सकते हैं, और यकीन मानिए बहुत ही बेनिफिशियल बैच रहेगा आप लोगों के लिए, टू द पॉइंट चीज़ें रहेंगी, और आप देखोगे ना, और अपने जो फ्रेंड्स अगर किसी ने ले रखा उनसे सजेशन भी ले सकते हो आप लोग कि क्या उनको फील हो रहा है और क्या उनको सच में लग रहा है कि हम उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा है, या खुद से पूछ सकते हो उनसे। सो आई होप आप ये बैच ले सकते हैं, और जितना जल्दी लेंगे उतना फ़ायदा है, एंड मोमेंट लेने से कोई मतलब वाली बात नहीं रहती। ठीक है, सो आई होप आपको जो वीडियो समझाने के लिए मैंने बनाया था वो समझ में आया होगा, और आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे। जो भी डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके हर एक सोल्यूशन का, हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहाँ करने के लिए मैं तैयार हूँ। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, एंड मुलाकात होगी आपसे। बाय बाय, टेक केयर।